साल 1935 में आइंस्टाइन और नाथन रोजर ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा मैथमेटिकली प्रूव किया था कि पूरे ब्रह्मांड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता भी संभव है, जिसे वर्म होल कहते हैं। और ये रास्ता स्पेस और टाइम दोनों को कम कर सकता है और लाखों लाइट ईयर्स की दूरी को वर्म होल के द्वारा कुछ ही समय में तय किया जा सकता है। लेकिन एक वर्म होल बनाने के लिए हमें उतनी ऊर्जा चाहिए जितनी सूरज 10 करोड़ सालों में पैदा करता है। इसीलिए वर्म होल को बनाना असंभव सा लगता है, क्योंकि वर्तमान में इतनी ऊर्जा पैदा करना संभव नहीं है। लेकिन दशकों पहले तो ये भी मानना संभव नहीं था कि हम सूरज के बराबर तापमान पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब चाइना ने सूरज से भी 10 गुना ज्यादा तापमान पैदा कर लिया है। चाइना ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर ईस्ट यानी एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक के द्वारा प्लाज्मा के तापमान को 101 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस और 20 सेकंड तक 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस स्टेबल बना के अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिसमें प्लाज्मा के तापमान को 100 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रखा गया था। लेकिन इस बार के टेस्ट में सूरज के कोर के तापमान से भी 10 गुना ज्यादा तापमान जनरेट करके चाइना ने सूरज को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, चाइना का ये ईस्ट एक्सपेरिमेंट ITER मतलब इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ग्लोबल साइंस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इसे इंडिया, अमेरिका, जापान, रशिया और साउथ कोरिया के कंट्रीब्यूशन से बनाया जा रहा है। चाइना की इस प्रोग्राम में रिसर्च और डेवलपमेंट में सिर्फ 9% की हिस्सेदारी है। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक चाइना द्वारा बनाया गया एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस हैफी चाइना में स्थित है। जिस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से सूरज और तारे एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक उसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा एनर्जी बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि चाइना ने कोई सूरज बना लिया है। दरअसल हमारा सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ही इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। चाइना ने अपने रिएक्टर द्वारा ठीक सूरज की तरह ही अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन द्वारा सूरज से भी 10 गुना ज्यादा तापमान जनरेट किया है। इसी वजह से इसे आर्टिफिशियल सन बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सके। ये एक ह्यूमन कंट्रोल प्रोसेस होगी जिसके किसी प्रकार के कोई भी खतरे नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम्स पर जबरदस्त हीट और दबाव डाला जाता है ताकि हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज हो सकें। इस हीट और प्रेशर से हाइड्रोजन के एटम्स में मौजूद ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर हीलियम न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन बना देते हैं। इस प्रोसेस में भयंकर ऊर्जा निकलती है। जब फ्यूजन फ्यूल का तापमान करीब 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का प्लाज्मा तैयार हो जाता है। प्लाज्मा को आप सूप जैसा एक लिक्विड समझ सकते हैं। अब इस प्लाज्मा की हीट को बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस हीटेड प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों से दूर रखता है ताकि प्लाज्मा ठंडा ना हो और ये जबरदस्त एनर्जी को बनाए रखने की क्षमता को खो ना पाए। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों ने एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस का एक्सपेरिमेंट किया था। इस प्रोसेस में एक हैवी एटम को तोड़ के 2 या उससे ज्यादा हल्के एटम के न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है। ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन से आसान तो थी, लेकिन इसमें ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट निकल रहा था। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना अपने आप में एक चैलेंज होता है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। सुरक्षा के नजरिए से भी न्यूक्लियर फिशन सही नहीं था, क्योंकि 2011 में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर को कोई नहीं भूल सकता, जिसमें अर्थक्वेक और सुनामी के कारण बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव आइसोटोप पैसिफिक ओशियन में बह गए थे और इसने पानी को प्रदूषित कर दिया था। इन्हीं सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर फिशन की जगह न्यूक्लियर फ्यूजन को ही फाइनलाइज किया गया है। अभी चाइनीज वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है फ्यूजन के दौरान बने प्लाज्मा के तापमान को लंबे समय तक स्टेबल रखना, क्योंकि जब तक इसके तापमान को लंबे समय तक स्टेबल नहीं किया जाएगा तब तक इसे एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईस्ट एक्सपेरिमेंट को चलते चलते 15 साल हो चुके हैं। 2035 तक चाइना इसका इंडस्ट्रियल प्रोटोटाइप तैयार कर लेगा और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो 2050 में इसे इंडस्ट्रीज में लार्जर स्केल पे कमर्शियली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना ही अकेला एक ऐसा देश नहीं है जिसमें ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा हो। फ्रांस में भी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया भी अपना आर्टिफिशियल सूरज बनाने में जुटा हुआ है, जिसका नाम है K-STAR मतलब कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हो चुका है। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी पे मौजूद साफ सुथरे एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो उसमें एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसमें हाइड्रोलिक टरबाइन बहते हुए पानी से मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं। इसके अलावा थर्मोन्यूक्लियर स्टेशन भी साफ सुथरे एनर्जी सोर्सेज है, लेकिन यूरेनियम को माइन करना और रिफाइन करना बड़ा ही महंगा होता है। इसे बनाने में बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा विंड मिल्स और सोलर पैनल्स भी साफ सुथरी एनर्जी तैयार करते हैं, लेकिन इनकी एक लिमिट है। इन सब ऑप्शंस के अलावा हमारे पास पेट्रोलियम और कोयले के रूप में फॉसिल फ्यूल ही एक एनर्जी सोर्स है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन्हीं सब वजह से अनलिमिटेड एनर्जी पैदा करने के तरीकों पे रिसर्च चल रही है। अगर भविष्य में ये कामयाब रहा तो पृथ्वी पे हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।